मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउ है और कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है। उसके लिए हमें पढ़ना था सेक्शन 30 टू 38। ठीक है, अब सेक्शन 30 टू 38 में कौन से खर्चे अलाउ है और नहीं है, उसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ा सेक्शन 30, जो कि डील करता था एक्सपेंसेस ऑन बिजनेस प्रीमाइसेस, कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला खर्चा कहाँ होता है? बिजनेस प्रीमाइसेस के ऊपर होता है। ठीक है, आपका ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री, शॉप जो भी है उस पे। वो प्रीमाइसेस या तो आप परचेज कर सकते हैं और या आप किराए पे ले सकते हैं। अगर आपने परचेज किया तो आपको परचेज प्राइस पे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। परचेज प्राइस की पूरी रिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि परचेज प्राइस कैपिटल नेचर होता है, पर उस पे क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। रिपेयर मेंटेनेंस रेवेन्यू नेचर का है तो वो भी मिल जाएगा। इंश्योरेंस, रेट एंड टैक्सेज एंड और कोई अदर एक्सपेंसेस है वो भी अलाउ आपको हो जाए। अगर किराए का प्रीमाइसेस लिया आपने, ठीक है, फैक्ट्री है, गोडाउन जो भी है, तो उसका रेंट जो लग रहा है वो अलाउेबल है। रिपेयर मेंटेनेंस अलाउेबल है। रेट्स एंड टैक्स अगर आपको पे करने हैं तो अलाउेबल है, और बाकी कोई खर्चा अगर आपका लग रहा है तो वो भी अलाउेबल हो जाएगा। फिर बात करी थी सेक्शन 31 में कि प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर की भी रिक्वायरमेंट हमको रहेगी, और प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर भी या तो हम परचेज करके ला सकते हैं और या फिर हम किराए से ला सकते हैं। परचेज करने में वही डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और अदर खर्चे लगेंगे, और जबकि रेंट में ये खर्चे लगेंगे। ओके, ये जरूरी नहीं है, ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है बेटा। इसके अलावा भी कुछ खर्चे हो सकते हैं जो अलाउेबल होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी हम कार कहते हैं, तो कार के रनिंग मेंटेनेंस के खर्चे जो होते हैं वो अलाउेबल होंगे, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, तो वो सब अदर में आ गए हैं। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 38, जो इन दोनों पे मिला के बात करता है कि अगर बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर, इनका इस्तेमाल पर्सनल के साथ साथ ऑफिस में या ऑफिस के साथ साथ पर्सनल भी होता है, इन दैट केस जितना पोर्शन पर्सनल होता है उतना पोर्शन तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, और जितना पोर्शन ऑफिस है उतना अलाउ हो जाएगा। कहने का मतलब क्या? आपको दे रखा होगा कि एक कार है जिसके रनिंग एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं 60,000 रुपए के। ठीक है, नीचे लिखा होगा कि 1/3 ऑफ कार, 1/3 ऑफ कार यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पज। ठीक है, तो 1/3 ऑफ कार यूज फॉर पर्सनल पर्पज। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि 20,000 तो डिसअलाउड है और 40,000 अलाउड है। आई बात समझ में? बोलिए, यहां तक क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, मैंने रिवाइज करवा दिया। अब चलते हैं आगे। इसी सेक्शन में जो अभी हमने पढ़ा 30 तो 31, हमने एक बात का जिक्र किया पर उसकी कैलकुलेशन नहीं की, और क्या है वो चीज? डेप्रिसिएशन। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ रहा है, सेक्शन 32। देखिए क्या होता है डेप्रिसिएशन, सबसे पहले ये समझते हैं। वैसे आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने AS6 पढ़ा होगा जब AS पढ़े थे। ठीक है, AS10 जो कि फिक्स एसेट का हुआ करता था, अभी PPE का है, वो पढ़ा होगा। ठीक है, या अकाउंटिंग पढ़ते टाइम पे डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आपके जवाब होंगे कि सर वियर एंड टीयर की वजह से असेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। यही है क्या? ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू वियर एंड टीयर जो डिमिनिशन होता है वैल्यू ऑफ असेट में,
वो डेप्रिसिएशन है। यही पढ़ा हुआ आपने। सवाल आता है हम डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं? तो देखिए, हम डेप्रिसिएशन बेटा इसलिए लगाते हैं कि हम इस असेट को, जिसको हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, इस असेट को हम, जब ये असेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और रिप्लेस करने के लिए हमें उस टाइम पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो जो पैसा हमने आज इन्वेस्ट किया है इसमें, उसी को हम पार्ट्स में वापस क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन को सीक्रेट रिजर्व भी बोल सकते हैं। सीक्रेट रिजर्व इसलिए क्योंकि हम डेप्रिसिएशन का किसी को पेमेंट करते हैं क्या? बताइए, क्या हम डेप्रिसिएशन जो B&L से चार्ज करते हैं उसका किसी को पेमेंट करते हैं? नहीं, किसी को पेमेंट नहीं करते। ये एक नॉन कैश आइटम है। तो वो डेप्रिसिएशन का पैसा जाता कहाँ है? हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? स्टोर हो जाता है। क्या वो एक्यूमुलेट हो जाता है? क्या वो पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है? तो ये एक तरीके का सीक्रेट रिजर्व है हमारे लिए, ठीक है। अब ये पैसा तब काम आएगा जब हम इस एसेट को बेच के इसकी जगह नई एसेट ला रहे होंगे, तब उस पैसे को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर डेप्रिसिएशन सिर्फ इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए चार्ज होता है। नहीं, इनकम टैक्स तो अलग चीज है, अकाउंट्स में भी तो यूज होता है, इनकम टैक्स तो बाद में आता है। और ये ना, तो ये है पर्पज। अब चलते हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, बताओ। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए? एसेट, यस, वेरी गुड। और एसेट भी कौन सी? फिक्स एसेट, क्योंकि करंट पे नहीं लगाते ना। तो सबसे पहले हमारे पास फिक्स एसेट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेरे पास फिक्स एसेट है, सपोज मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है। क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ? मेरे पास एक लैपटॉप है, क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ? जल्दी रिप्लाई करते रहो। यस। मेरे पास अभी घर पे एक फ्रिज भी है, क्या मैं उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ? ठीक है। एयर कंडीशनर लगा हुआ है कमरे में, कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। व्हाई? हम जो घर पे फ्रिज लगा हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, जो घर पे एसी लगा हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। रीजन, यूज्ड इन बिजनेस होना जरूरी है। अरे भाई, फिर तो अभी 4 कंडीशन जो आपको मैंने पढ़ाई थी ये एक्सपेंसेस स्टार्ट करने से पहले, कि एक्सपेंसेस शुड बी पर्सनल, शुड नॉट बी पर्सनल इन नेचर एंड शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। घर वाले फ्रिज का खर्चा ऑफिस से रिलेटेड कैसे हुआ भाई? घर वाले फ्रिज का खर्चा ऑफिस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कैसे हुआ? बताओ। मतलब आपने दूसरा पढ़ा तो पहला भूल गए, पहला पढ़ा तो दूसरा भूल गए, ऐसे चलते हैं आप, ठीक है। तो याद रखें ना, बोलो सही कह रहा हूं? तो इसका मतलब फिक्स एसेट तो होनी ही चाहिए, पर उस फिक्स एसेट का बिजनेस में यूज आना भी जरूरी है, तो ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वरना डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। ऐसे तो आप घर के सारे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे, वो थोड़ी चलेगा। ओके, चलिए दूसरी बात,
मेरे ऑफिस के अंदर मेरा एक फ्रेंड आया एक दिन और आके कहता है कि मेरा एक लैपटॉप है, मैं ये यहाँ पे रख के जा रहा हूँ क्योंकि मैं गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा यहाँ से ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, रख जाऊं। वो अपना लैपटॉप मेरे ऑफिस में रख के चला गया। मैंने उसका लैपटॉप निकाला उसकी बैग से और उसको स्टार्ट किया और उस पे अपना कुछ नोट्स वोट्स बनाए और क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्या लैपटॉप फिक्स सेट है? बोलो, क्या लैपटॉप फिक्स सेट है? यस। क्या लैपटॉप को बिजनेस में यूज कर लिया मैंने? क्या उस लैपटॉप को बिजनेस में यूज कर लिया मैंने? यस। तो क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? बोलिए भाई, क्यों नहीं कर सकता मैं उस पर डेप्रिसिएशन? बिकॉज वो असेट आपकी नहीं है, आपके बिजनेस का नहीं। ओनरशिप रिक्वायर्ड। ठीक है, सही है आपकी बात। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए हमें ओनरशिप भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास असेट की ओनरशिप नहीं है तो मुझे क्या जरूरत है उसके लिए फंड बनाने की, उसको डेप्रिशिएट करने की? जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है ना, मुझे जरूरत ही नहीं है उसको डेप्रिशिएट करने की और ना ही मेरे पास राइट है। तो 3 कंडीशन आप समझ गए होंगे। आपके पास फिक्स असेट होनी चाहिए, वो यूज्ड इन बिजनेस भी होनी चाहिए और ओनरशिप भी उसकी रिक्वायर होनी चाहिए। आगे चल लेते हैं। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। और इन दैट केस सवाल ये आएगा कि डेप्रिसिएशन का मेथड क्या हो। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, 2 मेथड है, एसएलएम एंड डब्ल्यूडीबी। आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बोलिए एक बार, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं इस टॉपिक में क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके अच्छे से समझ में आना जरूरी है। ठीक है। फिक्स असेट में कुछ चीजें एक्सेप्शन है कि कुछ चीजों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। किस पे? बता सकता है कोई, किस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है? पहला है लैंड, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लाइव स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता। और असेट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, एसआर का मतलब है साइंटिफिक रिसर्च, जो असेट साइंटिफिक रिसर्च में काम आई है उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आप जानते हैं कि इन पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? बता सकता है क्या इन पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? बोलो भाई, हाँ या ना तो बोल दो। इन पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता, कोई बता सकता है? ये फिक्स एसेट में इंक्लूड ही नहीं करते हम यहाँ पे, फॉर डेप्रिसिएशन पर्पज क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, कम नहीं होती। ओके, वेरी गुड, ठीक कह रहे हैं अक्षिता। और
फाइनेंशियल वाले पता नहीं। चलिए देखिए, दो रीजन होते हैं यहाँ पे जिस वजह से इन चीजों पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। पहला रीजन ये कि इनकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती, कुछ चीजों की इनमें से डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती, ठीक है। या फिर होती नहीं होती से मतलब नहीं है हमें, हम उनको पर्पज जो हमारा होता है वो वैल्यू के लिए नहीं होता है, ठीक है, कि यूज करने से उनकी वैल्यू कम हो रही हो। जैसे इन्वेस्टमेंट है, कम हो सकता है, घाटे में बिक सकता है, पर वो यूज करने की वजह से नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? तो ये बात भी ध्यान रखने की जरूरी है कि यूज करने से इनकी वैल्यू जीरो कम नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे हो सकती है बाकी फैक्टर से, पर यूज करने से नहीं हो रही, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जिसकी लाइफ लिमिटेड ना हो, जिसकी लाइफ लिमिटेड ना हो, क्या लैंड की कोई लाइफ है? क्या लैंड की कोई लाइफ है क्या? इतने साल बाद लैंड खत्म हो जाएगी? नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते। क्या गुडविल की कोई लाइफ है? वो तो जब तक आप मेंटेन करोगे तब तक चलता रहेगा, ठीक है, और बढ़ेगा ही। लाइफ स्टॉक की भी कोई लाइफ नहीं होती। तो जिन चीजों की लाइफ डिटर्मिनेट नहीं है वहां पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ओके, फिर आते हैं ओनरशिप में। ओनरशिप में भी एक पॉइंट जानना जरूरी है जिसको कहा गया है डीम्ड ओनरशिप, ठीक है। क्योंकि जब ऐसा कहा गया ना कि आप डेप्रिसिएशन तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप ओनर हैं, आप डेप्रिसिएशन तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप ओनर है, तो उस पॉइंट में कॉन्फ्लिक्ट आया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हायर परचेज पढ़ा है क्या आपने अकाउंट्स में? बताइए, हायर परचेज पढ़ा हुआ है क्या अकाउंट्स में किसी का? बोलो भाई, हायर परचेज पढ़ा हुआ है क्या? नहीं, एक, ठीक है। हायर परचेज नहीं पढ़ा हुआ, क्या इंस्टॉलमेंट वर्ड सुना हुआ है? इंस्टॉलमेंट, गाड़ी लोन करा के इंस्टॉलमेंट में खरीदना, ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप इंस्टॉलमेंट में कोई चीज खरीदते हैं तो उस चीज की ओनरशिप किसकी रहती है? आपकी, या जिससे आपने लोन लिया है उसकी, बैंक की? अगर आप कार परचेज करके लाते हैं, घर परचेज करते हैं, तो इन दैट केस ओनरशिप आपके नाम पे, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे रहते हैं बैंक के पास? तो सवाल आंसर है बैंक के पास, ठीक है। तो बैंक के पास सारा होता है डॉक्यूमेंटेशन, और जब हम आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तो हमारे पास उसकी ओनरशिप आ जाती है। तो क्या हम डेप्रिसिएशन तब लगाएं जब हम आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दें? ठीक है, नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तब तक तो असेट वैसे ही बहुत टाइम हो चुका होगा उसको। तो उस केस में कहा गया कि नहीं, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया कंसेप्ट डाल रहे हैं जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि डीम्ड ओनर, अगर आप इंस्टॉलमेंट में चीज खरीदते हैं तो वैसे ओनर तो आप बाद में होंगे, पर हम आपको डीम्ड ओनर मान लेंगे, हम आपको अभी डीम्ड ओनर मान लेंगे, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें समझने के बाद हम चलते हैं मेथड ऑफ कंप्यूटेशन पे, जिसमें हमें कहा गया कि दो मेथड हमारे पास है, एक SLM और दूसरा मेथड है WDB मेथड। देखिए SLM मेथड क्या कह रहा है, ये देखो, SLM कह रहा है कि आप डेप्रिसिएशन कुछ ऐसे चार्ज करते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, कि हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लगेगा बोलिए ऐसा ही होता है क्या? एसलम में ऐसे लगता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, और जितना डेप्रिसिएशन आता है वो हर साल वही लगता रहता है, ठीक है।
अब WDV यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि आपने जो अकाउंट्स में WDV पढ़ा होगा उसमें और यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो आप एक बार उसको साइड में रखें, ठीक है। उस वाले WDV मेथड को आपको थोड़ा सा साइड में रखना है, और यहाँ का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना। देखिए, बिजनेस के अंदर हजारों लाखों एसेट होती है, बोलो होती है क्या? हजारों लाखों एसेट होती है। जैसे एक बिजनेस में 50,000 कंप्यूटर है, हो सकते हैं क्या? किसी के एक बिजनेसमैन के पास 50,000 कंप्यूटर हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। किसी के पास 1,000 बिल्डिंग है, किसी के पास लाखों एयर कंडीशनर्स हैं, गाड़ियां हैं, हो सकते हैं। कैसे? भाई एक बिजनेसमैन बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, ठीक है, पूरे इंडिया में उसका बिजनेस फैला हुआ है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, सब मिला जुला के उसके पास बहुत सारी एसेट है। अब अगर वो एक एक एसेट पे डेप्रिसिएशन निकालना स्टार्ट करें तो सोचो कितना टाइम लगेगा, ऐसे एक एक एसेट पे डेप्रिसिएशन निकाले तो। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। बोलो, क्या बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? यस। तो कहा गया कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, और चलो वो तो अकाउंटेंट है, कर लेगा, मान लो वो तो अकाउंटेंट है, कर लेगा, पर हम इनकम टैक्स निकालने के लिए हम एक एक पे लगाएं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा कि साहब एक काम करते हैं, हम इन असेट का ग्रुप बना देते हैं, एक ग्रुप नहीं, एक ग्रुप नहीं, अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। एक तो नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, उसका भी रीजन बताता हूं। क्या इन सारी एसेट पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एक ही होती है? बताओ, क्या सारी एसेट पे, बिल्डिंग पे, प्लांट मशीनरी पे, फर्नीचर पे, क्या सब पे एक ही रेट होती है? एक जैसी रेट है क्या? नहीं। तो इसलिए हमें जो बॉक्स बनाने हैं, जो ब्लॉक बनाने हैं, इनको क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमें ब्लॉक बनाने हैं इनके, ठीक है, और उसी को कहते हैं ब्लॉक कॉन्सेप्ट। अब ब्लॉक बनाने, तो कैसे ब्लॉक बनाने हैं? तो उसकी दो रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुन लेना। सेम नेचर, मतलब बिल्डिंग 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 एक साथ, प्लांट मशीनरी एक साथ, फर्नीचर एक साथ। बोलो, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्डिंग 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 एक साथ जोड़ दो, प्लांट मशीनरी एक साथ जोड़ दो, फर्नीचर एक साथ जोड़ दो। बोलो, क्या सेम नेचर हो जाएगा? हाँ या ना? ठीक है। और ऐसा भी होता है कि बिल्डिंग में कुछ बिल्डिंग 5% वाली है, कुछ बिल्डिंग 10% वाली है, तो क्या उनको जोड़ना ठीक रहेगा आपस में? नहीं, उनको जोड़ना तो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए दो रिक्वायरमेंट रखी गई, एक सेम नेचर और दूसरा सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कहने का मतलब ये हो गया कि आप सारी बिल्डिंग को एक जगह करो, उस बिल्डिंग में 5% वाली अलग कर दो, 10% वाली अलग कर दो, और 40% वाली अलग कर दो। ये सारी बिल्डिंग यहाँ पे कवर हो गए। तो ऐसा कर सकते हैं, नेचर सेम हो जाएगा और रेट भी सेम हो जाएगी। तो एक ब्लॉक इसका बन जाएगा बिल्डिंग का, एक इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा। बोल दो भाई, क्लियर है यहाँ तक? फिर बात आती है कि ठीक है सर, ब्लॉक तो हम बना लेंगे, सवाल ये है ब्लॉक कितने बनेंगे, कि रेट कितनी है। ऐसे तो 1% से अगर हम बात करें, 0%, 1%, 2%, तो 100% तक पता नहीं कितने ब्लॉक बन जाएंगे। तो क्या हम कितने भी ब्लॉक बना सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इनकम टैक्स में रेट्स स्पेसिफाइड कर रखी हैं
उन्हीं रेट का आपको ब्लॉग बनाना है, उसके अलावा नहीं बनाना है। ठीक है, क्या क्या है रेट्स मैं बता देता हूँ आपको। तो एक तो वो मैं आपको ब्लॉग बताने जा रहा हूँ। दूसरा मेन जो पॉइंट है वो है हाउ टू कैलकुलेट। दूसरा पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, एक सेकेंड। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना अभी? ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? तो पहला तो हमें ये जानना है कि ब्लॉक कितने हैं, और दूसरा हमें जानना है हाउ टू कैलकुलेट, कि कैलकुलेट कैसे करना है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पे। और देखिए ये टॉपिक आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने आप में एक चैप्टर होता है अलग से। इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए ब्लॉक कैसे बनते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले 4 मेजर कैटेगरी होगी जिसके अंदर हम बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट और प्लांट एंड मशीनरी लेते हैं। ये कैटेगरी है, ये ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अब बिल्डिंग के अंदर 3 ब्लॉक बनते हैं। फर्स्ट ब्लॉक बनता है 5%, या रेट नीचे लिख दूंगा चलो। पहला ब्लॉक बनता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। दूसरा ब्लॉक बनता है कॉमर्शियल बिल्डिंग। और तीसरा ब्लॉक बनता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन लगता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन लगता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा पहला ब्लॉक 5% रेजिडेंशियल बिल्डिंग का हो गया। कॉमर्शियल बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसका मतलब मेरा दूसरा ब्लॉक कॉमर्शियल बिल्डिंग 10% हो गया। और टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं या वुडन स्ट्रक्चर जो होते हैं उन पे 40% लगता है, तो तीसरा ब्लॉक हो गया हमारा ये। फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे 10% लगता है, तो ये हमारा चौथा ब्लॉक हो गया है। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट्स जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, वो सब चीज आ जाती है, तो इन पे 25% डेप्रिसिएशन लगता है। ये अपना 5वां ब्लॉक हो गया। उसके बाद हम आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पे। क्या कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी, ये भी देख लो। प्लांट एंड मशीनरी में कहा गया है कि अलग अलग ब्लॉक बनाने हैं आपको।
पहला व्हीकल, व्हीकल मतलब गाड़ियां जो भी आप अपने बिजनेस में काम में लेते हैं। अदर देन रनिंग ऑन हायर, वो गाड़ियां जो किराए पे चलती है उनको छोड़ के। कहने का मतलब जो टूर एंड ट्रेवल की गाड़ियां होती है, बताओ क्या वो यहाँ पे आएगी क्या? जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले गाड़ियां चलाते हैं क्या वो यहाँ पे आएगी क्या? नहीं। ठीक है, बाकी सारी गाड़ियां यहाँ जाएगी। यहाँ पे रेट रखी गई है 15%। ठीक है, यहाँ पे रेट रखी गई है 15%। फिर आते हैं शिप एंड वेसल्स, जो जहाज वगैरह होते हैं उन पे कितना लगता है? 20% डेप्रिसिएशन, क्योंकि जिसका बिजनेस शिपिंग कॉर्पोरेशन है या वहां पे काम है तो उनके लिए तो वही प्लांट एंड मशीनरी है। उसके बाद बात आती है व्हीकल दोबारा से, और इस बार वो है जो रनिंग ऑन हायर, किराए पे चलते हैं। तो इस पे कितना डेप्रिसिएशन है? 30% डेप्रिसिएशन है। एंड लास्ट वन, कुछ स्पेसिफिक एसेट यहाँ पे डाली गई है, जिसमें जैसे कि कंप्यूटर है, ठीक है, बुक्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, विंड मिल है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, ये सारी चीजें हैं। और भी है इसमें, वो नाम आपको बुक में मिल जाएंगे या नोट्स में मिल जाएंगे, उन पे 40% है। और इन सब प्लांट एंड मशीनरी के अलावा भी अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी बच जाती है, जैसे बताओ एयर कंडीशनर आया क्या कहीं पे अभी तक? क्या एयर कंडीशनर आया कहीं पे? एसी नहीं। तो वो सारा कहाँ आ जाता है? यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया एंड अदर प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी इन तीनों में नहीं आई है वो सारी भी कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। तो अगर कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी हो जिसकी कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है तो वो कहाँ जाएगी? 15% में। समझ गए? अब 2019 फाइनेंस एक्ट में एक चेंज किया गया था, वो समझ लो आप। एक चेंज किया गया था, वो समझ लो आप। कहा गया कि अगर 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने कोई व्हीकल परचेज किया है तो हम आपको उस पे ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। क्योंकि हो क्या रहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ये है ना, ऑटो सेक्टर जो है, इस सेक्टर में बहुत कमजोरी आ रखी थी, बहुत सुस्त पड़ा था। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि आप अभी गाड़ी खरीदोगे तो हम आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ करेंगे। तो जो 15 वाली कैटेगरी है, अगर उन्होंने इस पीरियड में खरीदा है तो उनको 30% डेप्रिसिएशन, और जो 30 वाली कैटेगरी है अगर उन्होंने इस पीरियड में खरीदा है तो उनको 45% डेप्रिसिएशन अलाउ किया गया। समझ रहे हैं? मतलब आपके पास दो गाड़ियां हैं, एक इससे पहले खरीदी हुई है तो उस पर 15% लग रहा है, और एक इस पीरियड में खरीदी हुई है तो उस पर 30% लगेगा। समझ गए? स्पेसिफिक इस डेट के बीच में होनी चाहिए परचेज। बोलो भाई, एक बार यहाँ तक बताओ मुझे पहले, क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपके? क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है डेप्रिसिएशन वाला, तो छोटे छोटे इंटरवल्स पे ये बताते रहे कि आपको वहां तक की बातें क्लियर है क्या। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखो, इसकी जो कैलकुलेशन है ना, वो अगर समझ के करोगे तो बहुत इजी है, अदरवाइज बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो काम करना है समझ के। ब्लॉक का कंसेप्ट कैसा है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं।
देखिए, आपने कभी किसी ने पिगी बैंक रखा है क्या भाई? बचपन में किसी ने पिगी बैंक मेंटेन किया है क्या? गुल्लक बोल दो, क्या गुल्लक रखी है? यस सर, रखी है। मान लो आप अपने इस गुल्लक में डेली एक कॉइन डालते हैं, ठीक है, 10 रुपए का कॉइन मान लीजिए, डेली डालते हैं, 44 डेज हो गए, बता सकते हैं इसमें कितने रुपए होंगे? 440 रुपए इसमें है। आपको जरूरत पड़ी कुछ, ठीक है, अर्जेंट, और आपने इसमें से 10 कॉइन निकाल लिए, ठीक है। अब इसका बैलेंस कितना है भाई? ये 10 कॉइन निकालने के बाद बैलेंस कितना है? 340। ये तो आपको पता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि 430? अरे क्या कर रहे हो भाई, 10 कॉइन बोले हैं मैंने, क्या बच्चों वाली गलतियां करते हो तुम भी? 10 रुपए कम कर रहे हो, बताओ। अरे तुम लोग बच्चे हो, पर इतने भी बच्चे नहीं हो, ठीक है। चलो, अब क्या आप ये बता सकते हैं कि ये 10 कॉइन कौन से हैं, आपने किस डेट में डाले थे, वो वाले हैं? आउट ऑफ 44 कॉइन्स, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये 10 कॉइन कौन सी डेट में डाले हुए कॉइन्स हैं? नहीं। और क्या आपको इस बात से मतलब है कि ये कॉइन कौन से हैं, उसकी डेट से मतलब है क्या? नहीं। तो ना तो हम बता सकते हैं और ना ही हमें मतलब है। हमें 100 रुपए चाहिए थे, हमारा काम हो गया, हमने निकाले, हमारा काम हो गया। अब चाहे हम कोई से भी 10 कॉइन निकाले, क्या बैलेंस तो 340 ही रहने वाला है? कॉइन की डेट से बैलेंस थोड़ी बदलने वाला है। चाहे आप पहले 10 निकालो, सेकंड 10 निकालो, थर्ड 10 निकालो, बैलेंस तो उतना ही रहने वाला है। समझ गए? तो उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। समझ गए? तो बैलेंस तो ये रहने वाला है, तो हमें मतलब बैलेंस से है, ठीक है। ये कौन सा है, ये बात करना इररिलेवेंट होगा। तो वैसे ही देखो, असेट के ब्लॉक का सीन क्या चलता है। आपने एक ब्लॉक बना रखा है, ठीक है। इस ब्लॉक में पहले एक असेट आई, फिर दूसरी असेट आई, ये 1 लाख की थी, ये 2 लाख की थी, तो क्या हम ये कहेंगे टोटल 3 लाख की असेट है इस ब्लॉक में? ठीक है। उसके बाद तीसरी असेट आई 50,000 की, हम कहेंगे 3.5 लाख की असेट है। फिर चौथी असेट आई 5 लाख की, हम कहेंगे 8.5 लाख की असेट है। अब इनमें से कोई असेट बिक गई, सपोज दूसरी बिक गई, कितने रुपए की? 3 लाख रुपए की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी करना क्या है, हमें असेट से मतलब नहीं रखना है इंडिविजुअली, हमें टोटल देखना है। टोटल असेट कितनी थी? 8.5 लाख। टोटल असेट कितनी थी इस ब्लॉक की? 8.5 लाख। उसमें से 3 लाख की बिक गई, चाहे कोई भी बिकी होगी, हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमारी वैल्यू कितनी बची है? 5.5 लाख। तो हमें बेटा इस वैल्यू से मतलब है, इस चीज से मतलब नहीं है कि ये कौन सी असेट है। बोलो, आई बात समझ में? ब्लॉक में जाने के बाद असेट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। ब्लॉक में जाने के बाद असेट की इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें सिर्फ टोटल से चलना है, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? आगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जब आपको ये अप्लाई करना है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप तब उसका आंसर बनाने में ये गलती ना करें, उस टाइम आप अगेन इसको कंसिडर ना करें। ओके, माइक ऑन है? ठीक है, तो देखिए क्या कंसेप्ट रहता है, मैं आपको लिखवा रहा हूं। सबसे पहले हम ब्लॉक में लिखते हैं ओपनिंग WDV। क्या ईयर के स्टार्टिंग में उस ब्लॉक की कोई वैल्यू थी हमारे पास, उस ब्लॉक में कोई एसेट थी? अगर हाँ तो लिख दो। ऐड करेंगे, एडिशन
ड्यूरिंग द ईयर। अगर इस साल हम कोई और असेट लेके आए हैं जो उस ब्लॉक में आने लायक है तो उसको जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। लेस करेंगे सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सोल्ड का मतलब इसमें वो सब चीजें आएंगी जिससे असेट जाए और बदले में पैसा आए, ठीक है। देखो इतना था, इतना आया, इतना चला गया, तो क्या बैलेंस बच गया हमारे पास? हम इसको कहेंगे WDV एट एंड ऑफ ईयर। अगर मैं इनको नंबर दे दूं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्या आप बता सकते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें कौन सी वैल्यू से मतलब है? कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा, बता सकते हो क्या? डेप्रिसिएशन लगेगा फोर्थ वैल्यू पे, मतलब कि WDV एट एंड ऑफ ईयर पे। कितनी थी, कितनी आई, कितनी गई, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने दो। जो बचा उस पे डेप्रिसिएशन लगाओ, ईयर एंड पे जो बचा वो, ठीक है। मतलब हमने एक एसेट खरीदी अप्रैल में, बेच दी दिसंबर में, क्या ये डेप्रिशिएट होगी? बोलो, क्या ये डेप्रिशिएट होगी? अप्रैल में करंट ईयर में खरीदी और करंट ईयर के दिसंबर में ही बेच डाली, बताओ क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? अकाउंट्स अप्लाई नहीं करना, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। मे भी अकाउंट्स में आप लगाते होंगे, ठीक है, अकाउंट्स आप अपना अलग रखें, नहीं, क्योंकि WDV एट एंड ऑफ ईयर तो है ही नहीं, ठीक है। हम इसको जब परचेज किया था तो यहाँ ऐड कर देंगे, जब सेल किया था तो यहाँ से लेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये एडलेस होके चली गई, ठीक है। अगर इसकी कोई वैल्यू बची है तो उस पर लग जाएगा, ओके। अब चलते हैं आगे डेप्रिसिएशन लगाने की तरफ। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखो इनकम टैक्स में अलग है, जो आप अकाउंट्स में पढ़ के आए उससे। अकाउंट्स में तो आप ऐसे पढ़ते हैं कि जब 6 महीने काम आई 6 महीने का लगा दो, 3 महीने काम आई 3 महीने का लगा दो। बोलो ऐसे ही करते हैं क्या? क्या अकाउंट्स में आप डे वाइज कैलकुलेशन करते हैं, मंथ वाइज या डे वाइज? यस। पर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स में दो ही क्राइटेरिया है। अगर आपकी असेट 180 डेज और मोर काम में आई है तो आप लगा दीजिए उस पर पूरा डेप्रिसिएशन। अगर 180 दिन या उससे ज्यादा काम, और अगर लेस देन 180 डेज काम आई है तो आप उस पर हाफ लगा दीजिए। दो ही कंसेप्ट है, 180 दिन या उससे ज्यादा है तो फुल, और अगर 180 दिन से कम है तो हाफ, दैट्स इट। फिर आते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन पे। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या कह रहे हैं, ये भी क्या होता है ये बाद में समझाएंगे ना। अभी अभी आप इतना लिख लो कि इसमें भी सेम कंसेप्ट चलता है। 180 डेज और मोर है तो ये भी फुल लग जाएगा, और लेस देन 180 डेज है तो हाफ लग जाएगा। और ये डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसे हम कहेंगे क्लोजिंग WDV, जो कि अगले साल की ओपनिंग WDV बन जाएगी। एक बार बता दो, क्या यहां तक बात क्लियर है? बोलिए, क्या यहां तक बातें क्लियर है? ओके। सारा अरेंज है अभी तक माइंड में कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अभी क्या चीजें होगा, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, बहुत सारी चीजें निकलने वाली है, तो अरेंज रहना जरूरी है। ओके। अब पहली बात देखो, ओपनिंग WDV, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, इस पूरी टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV में हमें कुछ करने की जरूरत है क्या? क्या हमें लास्ट ईयर की क्लोजिंग दे रखी होगी और उसी को हम ओपनिंग बना दें? किस्सा खत्म। कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं।
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो अगर दे रखा है तो डाल दो, नहीं दे रखा तो जीरो। दूसरी बात आती है एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इस साल हमारे ब्लॉक में कोई एसेट आई है, इस साल हमारे ब्लॉक में कोई एसेट आई है, तो सवाल ये आता है कि वो एसेट हमारे ब्लॉक में कैसे आई है, आने के तरीके क्या है। क्या इसमें डिफरेंट तरीके हो सकते हैं? यस, इसमें डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो 3 तरीके यहां पे हैं, ठीक है। पहला परचेज करके आई है या कंस्ट्रक्शन करके आई है? बोलो, क्या सबसे आसान तरीका यही है कि एसेट परचेज करके लाए हैं आप या फिर उसका कंस्ट्रक्शन करवाएं? दूसरा, पर्सनल एसेट ब्रॉट टू बिजनेस। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो एसेट पहले पर्सनल थी अब उसको बिजनेस में काम में लेने लगे? बोलिए, क्या ये दोनों तरीके हैं? बोलो भाई। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर में क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? अच्छा, तीसरा है असेट यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। अगर कोई एसेट साइंटिफिक रिसर्च में काम आई है और उसके बाद भी वो सही सलामत है तो हम उसको बिजनेस में लेके आ सकते हैं। ठीक, अभी तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ना बाकी है। अभी सिर्फ इतना समझ में आ जाना चाहिए आपके कि ये 3 तरीके हमारे पास असेट को बिजनेस में लाने के हैं। बोलिए, कोई डाउट किसी को? चलो, तो आज के लिए इतना कर लीजिए, कल हम इसके आगे इन सब पॉइंट्स को 1 बाय 1 समझेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।